देश में कोरोना फिर से पैर पसारने लगा है। बीते 24 घंटे की बात करें तो करीब 25,000 केस आने के बाद हड़कंप मच गया है। करीब 20,000 लोग ठीक भी हुए हैं तो 140 लोगों की मौत हो गई है। खास तौर पर महाराष्ट्र की बात करें तो कोरोना का सबसे ज्यादा खतरा यहीं पर नजर आ रहा है, क्योंकि मामले ज्यादातर यहीं से सामने आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं मामले। यहाँ हर दिन आने वाले केस रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। एक बार फिर से राज्य में 15,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। अगर मुंबई की बात करें तो 1600 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। दिल्ली का भी जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि नए केस आने का सिलसिला यहां भी जारी है। वहीं मध्य प्रदेश में भोपाल में फिलहाल 2 महीने में पहली बार 600 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। केरल और पंजाब में भी मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिस वजह से कोरोना की दहशत एक बार फिर से देखने को मिल रही है। 5 ऐसे राज्य जहां पर लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं: दिल्ली, तमिलनाडु, पंजाब, कर्नाटक, महाराष्ट्र। और इसके अलावा महाराष्ट्र की ये 4 तस्वीरें, क्योंकि लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। 15,000 से ज्यादा नए मामले अब सामने आए हैं। अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कई जगहों पर लॉकडाउन भी घोषित कर दिया गया, बावजूद इसके लापरवाही भी देखी जा रही है। तो लगातार मामले महाराष्ट्र में बढ़ते जा रहे हैं और यही एक कारण है कि वहां पर लॉकडाउन का फैसला किया गया। देखिए 12 मार्च की अगर बात करें तो 15,817 मामले वहां सामने आए थे। इसके बाद लगातार कई जगहों पर लापरवाही भी देखी जा सकती है, कई जगहों पर लापरवाही के केस भी सामने आए। 11 मार्च की बात करें तो 14,317 केस महाराष्ट्र में कोरोना के सामने आए। ये 11 तारीख का आंकड़ा है। इसके बाद 12 का आंकड़ा भी हमने आपको दिखाया था इससे पहले, और उससे भी पहले यानी कि 10 तारीख का अगर आंकड़ा देखें 10 मार्च का, तो 13,659 मामले सामने आए थे। लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। खासतौर पर मुंबई का भी जिक्र करें तो वहां से भी नए मामले सामने आ रहे हैं। अब देखिए 9 मार्च का भी जिक्र कर लेते हैं, जहां पर 9,927 मामले 9 मार्च को सामने आए थे। लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। 8 मार्च को 8,744 केस थे। यानी अब इसको अंदाजा लगाइए कि 8 के बाद अगर हम आज की तारीख की बात करें तो 15,000 तक के आंकड़े पहुंच चुके हैं। पुणे की बात करते हैं, जहां सबसे ज्यादा मामले 1845 मामले वहां पर सामने आए। ये महाराष्ट्र के पुणे इलाके का हाल है, जहां पर 1845 मामले सामने आए। नागपुर का जिक्र करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां पर लापरवाही भी देखी जा रही है। 1,729 मामले वहां भी सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे का ये आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं। यानी महाराष्ट्र अलग अलग इलाकों में सख्ती के बावजूद, अब मुंबई का हाल देख लीजिए, 1,647 मामले वहां भी सामने आए। सख्ती के बावजूद लापरवाही साफ नजर आ रही है। ठाणे में 1,031 मामले पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की परवाह नहीं, बिना मास्क के लोग घूमते नजर आ रहे हैं। तो हाल ये महाराष्ट्र का है, जहां पर मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसके अलावा 5 राज्यों का जिक्र भी कर लेते हैं। देखिए उनमें सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में ही मामले बढ़ते जा रहे हैं। 14,317 मामले सिर्फ महाराष्ट्र में बढ़े। अब इसके बाद केरल का नंबर आता है 2,133 मामले, वहां पर 11 मार्च की तारीख का ये बता रहे हैं हम आपको। पंजाब में भी हाल काफी बुरा है, वहां पर जालंधर में नाइट कर्फ्यू भी लगाया गया। 1,305 मामले वहां पर भी सामने आए। तो ये 5 ऐसे राज्य जहां पर कोरोना के मामले सबसे ज्यादा सामने आ रहे हैं। कर्नाटक का जिक्र 783 और गुजरात में 710 मामले सामने आए हैं। ये 11 मार्च के आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं। 5 राज्य ऐसे जहां पर लगातार कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है, जिस वजह से हालात कई जगहों पर बेकाबू भी हुए हैं। कई जगहों पर ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि लॉकडाउन तक की नौबत आ गई है। तो कुल केसों की अगर बात करें पिछले 24 घंटे की, 24,882 कुल मामले, 24,882 ये पिछले 24 घंटे का आंकड़ा है जो आपको दिखा रहा है। इसके अलावा स्टेट वाइज भी हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और ठीक कितने लोग हुए पिछले 24 घंटे में, इसका जिक्र करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि 19,957 लोग ठीक भी हुए हैं, रिकवर हुए हैं कोरोना से। लेकिन मौत का आंकड़ा 140 तक पहुंचा। ये पिछले 24 घंटे का आंकड़ा है जो कि हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मौत के मामले 140, कोरोना की वजह से जान गंवाने वाले लोग 140 पिछले 24 घंटे का जिक्र अगर करें तो इसी के साथ साथ बहुत सारे ऐसे भी इलाके हैं जहां पर लॉकडाउन की नौबत भी आई है। चलेंगे सीधा भोपाल से, हमारे साथ रवीश पाल सिंह जुड़ चुके हैं। रवीश, वहां के हालात क्या है? देखिए नवजोत, पहले मैं आंकड़ा बता देता हूं, उससे पता चल जाएगा कि मध्य प्रदेश के लिए स्थिति चिंताजनक होती जा रही है। सबसे पहले आपको बताएं कि बीते दिन जो आंकड़े सामने आए हैं नए कोरोना पॉजिटिव के, वो है 600 से ज्यादा। इससे पहले जनवरी 10 तारीख को 600 से ज्यादा मामले सामने आए थे। इसके बाद लगातार आंकड़े गिर रहे थे।
मामले कम आ रहे थे और ये माना जा रहा था कि अब धीरे धीरे क्योंकि वैक्सीनेशन शुरू हो गई है तो हर्ड इम्यूनिटी की तरफ राज्य बढ़ रहा है। लेकिन अचानक से 11-12 मार्च को मामलों में उछाल आता है और मामले 600 के पार चले जाते हैं। अकेला इंदौर शहर जो है वो 219 मामलों के साथ सबसे ऊपर है। इसके बाद राजधानी भोपाल का नंबर आता है। पॉजिटिविटी रेट जो कि 1.6 तक चला गया था वो अब बढ़ के 4.1% तक दोबारा पहुंच गया है 2 महीनों के भीतर ही। और शिवराज सिंह चौहान को बाकायदा एक कोरोना समीक्षा बैठक करनी पड़ी थी शुक्रवार शाम को, जिसमें ये विचार किया गया है कि यदि हालात नहीं सुधरते हैं अगले 48 घंटों में तो इंदौर और भोपाल में नाइट कर्फ्यू लगाया जा सकता है, क्योंकि मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इससे पहले भी 8 मार्च की तारीख दी गई थी मुख्यमंत्री की तरफ से। ये बताया गया था कि यदि हालात नहीं सुधरे तो 8 मार्च से नाइट कर्फ्यू इंदौर और भोपाल में लगाया जाएगा। लेकिन क्योंकि तब भोपाल में मामले अचानक से कम आने शुरू हो गए थे तो ये विचार त्याग दिया गया। लेकिन महज 2 दिनों के दौरान एक बार फिर से मामले जो तेजी से बढ़े हैं उसने चिंता बढ़ा दी है सरकार की, और इसीलिए अब ये विचार किया जा रहा है कि रविवार या सोमवार रात से नाइट कर्फ्यू लग सकता है राजधानी भोपाल और इंदौर में। मामले क्योंकि बढ़ रहे हैं लगातार, लेकिन इस बीच प्रभारी मंत्री क्या कह रहे हैं नागपुर के, वो भी सुनवाते हैं आपको। की वजह से हमारे शहर में और ग्रामीण के कुछ इलाके में कोरोना का प्रसार बहुत तेजी से बढ़ता हमको नजर आ रहा है। शहर के साथ साथ ग्रामीण में सावनेर, हिंगना, कामठी, काटोल और रामटेक इस एरिया में क्षेत्र में कोरोना के मरीज बड़े पैमाने पे दिखाई दे रहे हैं। और शनिवार और इतवार को हमने बंद भी रखा था यहाँ पर, उसको हमारे जनता ने उतना गंभीरता से लिया नहीं और जो पॉजिटिव पेशेंट्स थे वो घूमते हुए पूरे नजर आए यहाँ पर। देश के कई राज्यों में कोरोना ने दोबारा से रफ्तार पकड़ ली है और इस लिस्ट में महाराष्ट्र और केरल सबसे आगे हैं। महाराष्ट्र में हालात बेकाबू करने की कोशिश काबू में करने की कोशिश तेज हो गई है। उद्धव सरकार ने 8 जिलों में पूर्ण लॉकडाउन या फिर आंशिक लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। मार्च 2020 में कोरोना संक्रमण ने देश में अपने पांव पसारने शुरू किए तो संपूर्ण लॉकडाउन लगाना पड़ा था। ठीक 1 साल बाद फिर मार्च में ही कोरोना के बढ़ते मामले सावधान कर रहे हैं। अच्छी बात यह है कि इस कोरोना की काट यानी वैक्सीन हमारे पास है। देश में अब तक करीब 2.5 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। लेकिन हैरानी और खतरे की बात यह है कि महाराष्ट्र में कोरोना ने दोबारा रफ्तार पकड़ ली है। 7 अक्टूबर 2020 के बाद ये सबसे बड़ा उछाल है। नतीजा, महाराष्ट्र में लॉकडाउन की वापसी हो गई है। कई शहर पहरे में हैं। राज्य सरकार ने अकोला में लॉकडाउन लगा दिया है, जो 15 मार्च यानी 3 दिनों का होगा। नागपुर में पहले ही 15 मार्च से 21 मार्च तक का 1 सप्ताह का लॉकडाउन लगाया गया है। सिर्फ जरूरी सेवा की छूट रहेगी। पुणे में नाइट कर्फ्यू के आदेश दे दिए गए हैं। रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक पाबंदी लागू रहेगी। उस्मानाबाद में रात के वक्त कर्फ्यू रहेगा। रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लोगों को निकलने की इजाजत नहीं होगी। औरंगाबाद में शनिवार और रविवार को लॉकडाउन रहेगा। बाकी दिनों में रात 11 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू लगाया गया है। जलगांव में 15 मार्च तक कर्फ्यू लगाया गया है। इसके अलावा नासिक में आंशिक लॉकडाउन रहेगा। फिरत असल्यास त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात येईल। सर्वांनी आपली दुकानं बंद करून घ्यावे। 9 वाजेपासून लॉकडाउन सुरू झालेला आहे। इस वक्त स्थिति ये है कि महाराष्ट्र के अकोला में पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है। 15 तारीख सोमवार तक अकोला में पूर्ण लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। हालांकि अकोला में एसेंशियल सर्विसेज को नहीं छुआ जाएगा। दूसरी तरफ विदर्भ का नर्व सेंटर नागपुर, यहां भी लॉकडाउन लगाया गया है। 1 हफ्ते का लॉकडाउन है। 15 तारीख से लेकर 21 तारीख तक नागपुर कमिश्नरेट, पुलिस कमिश्नरेट के अंदर जो जो इलाके आते हैं वहां पर पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है। मुंबई से करीब 150 किलोमीटर दूर पुणे में पिछले 24 घंटे में 2840 कोरोना के नए मरीज मिले हैं।
कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने यहां पाबंदियों को हरी झंडी दी है। 31 मार्च तक स्कूलों और कॉलेजों को बंद रखने का निर्देश दिया गया है। होटल और रेस्तरां को रात 10 बजे तक काम करने की अनुमति दी गई है। होटल और रेस्तरां को 50% की क्षमता से चलाने का आदेश दिया गया है। रात 11 बजे से सुबह 6 बजे के बीच लोगों को बिना किसी जरूरी वजह के सड़कों पर घूमने की अनुमति नहीं होगी। 50 व्यक्तियों को ही विवाह, अंत्येष्टि और सामाजिक कार्यक्रमों में एकत्रित होने की अनुमति होगी। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की अध्यक्षता में पुणे में हुई बैठक में ये फैसले लिए गए। हमने वहाँ एक डिसीजन लिया है, सबने मिलके लिया है कि पुणे में सबसे ज्यादा पॉजिटिव की लोग मिल रहे हैं, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन पुणे के लोगों को मिलने के लिए, या खाली पुणे नहीं, पूरे देश में जहाँ जहाँ पॉजिटिव की संख्या बढ़ रही है वहाँ सभी जगह पूरे लोगों को वैक्सीन देना चाहिए, ऐसा हमारा कहना है। अजीत पवार इन्होंने खुद मीडिया से बात करते हुए कहा है कि हर हफ्ते वो इसके ऊपर ध्यान देंगे कि मरीज बढ़ रहे हैं या नहीं। साथ ही साथ केंद्र सरकार को ये भी प्रस्ताव भेजने की बात हो रही है कि जिन इलाकों में मरीजों की संख्या ज्यादा है वहां पर 18 के उम्र के ऊपर के लोगों को वैक्सीन दिया जाए ताकि हर्ड इम्यूनिटी की ओर हम समाज को ले जा सके। तो इस तरह से कदम उठाए जा रहे हैं। 11 मार्च तक महाराष्ट्र में कुल केस 22,66,000 से आगे निकल चुके हैं। करीब 17 दिन पहले 21 फरवरी को 21 लाख केस थे। 21 जनवरी को कुल केस 20,08,000 से ज्यादा थे। यानी हर 30 दिन में अकेले महाराष्ट्र में 1 लाख लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। आंकड़े डराते जरूर हैं, लेकिन सावधान भी करते हैं। ऐसे में 2 गज की दूरी, मास्क भी जरूरी स्लोगन को जीवन में उतारना जरूर है। इस सच्चाई के साथ स्वीकार करना ही होगा। नियमों का पालन कर ताकि आने वाले जो संकट है उसको रोका जाए। सरकार, जनता जब एक साथ काम करेगी तभी संकट पे कंट्रोल होगा। कोरोना की काट वैक्सीन आ गई है। हर रोज लाखों लोगों को वैक्सीन लग रही है, लेकिन वैक्सीन लेने की पूरी प्रक्रिया 45 दिन की है, क्योंकि दोनों डोज के बीच 28 दिनों का गैप रखना है और फिर 14 दिनों बाद कोरोना वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं। ऐसे में वैक्सीन लेने की अपनी बारी आने तक पूरी प्रक्रिया का पालन करना जरूरी है। यानी लॉकडाउन की पाबंदी और कोरोना संक्रमित होने से अच्छा बचाव है। पुणे से पंकज उपाध्याय, मुंबई, आज तक। भारत के कुछ राज्यों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन वैक्सीनेशन का काम भी जोरों पर है। भारत में अब तक 2,61,00,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन दी जा चुकी है। इस बीच वैक्सीनेशन के लिए सिरिंज की मांग भी बढ़ गई है। अब तक 71 देशों में कोरोना वैक्सीन सप्लाई करने वाला भारत दुनिया की वैक्सीन फैक्ट्री ही नहीं बन रहा, बल्कि कोरोना टीके के लिए सिरिंज उत्पादन में भी भारत ने अपना दम दिखा दिया है। दिल्ली के पास हरियाणा में बल्लभगढ़ की ये वो सिरिंज फैक्ट्री है जो हर मिनट तकरीबन 6,000 सिरिंज बनाने में लगी है। हिंदुस्तान सिरिंजेस एंड मेडिकल डिवाइसेस फैक्ट्री की ऑटो डिस्पोजेबल सिरिंज की मांग दुनिया भर में है। मालूम था कि वैक्सीन बाद में आएगा, लेकिन ये भी मालूम था कि सिरिंजों की जो प्रोडक्शन है बाद में वैक्सीन के पीछे रह जाएगी, क्योंकि ऑटो डिस्पोजेबल सिरिंज बनाने वाले मैन्युफैक्चरर कम हैं, वैक्सीन वाले मैन्युफैक्चरर ज़्यादा हैं दुनिया में। तो अभी हमने हाल ही में जापान को 15 मिलियन सिरिंजें सप्लाई करी हैं। आज के दिन पे हम एक 80 मिलियन सिरिंजों का ऑर्डर ब्राजील के लिए एक्सिक्यूट कर रहे हैं। हरियाणा की सिरिंज फैक्ट्री में कोविड वैक्सीनेशन के लिए भारत और विदेशों से आई मांग के लिए हर तरह की ऑटो डिस्पोजेबल सिरिंजेस बनाई जा रही हैं। एक 0.3 मिलीलीटर और दूसरी 0.5 मिलीलीटर क्षमता की है। इस फैक्ट्री में हर मिनट करीब 6,000 सिरिंज बन रही हैं। ये सिरिंज न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर में मांगी जा रही हैं ताकि कोरोना से युद्ध लड़ा जा सके। भारत कोरोना से युद्ध में हेल्थ केयर इंडस्ट्री का सबसे बड़ा वैश्विक नेता बनकर सामने आ रहा है। कंपनी के मुताबिक सिरिंज उत्पादन का लगभग 2/3 भारत में सप्लाई किया जा रहा है, जबकि सिर्फ 1/3 एक्सपोर्ट होगा, भले कंपनी को कुछ ऑर्डर्स ठुकराने पड़े। इस बीच भारत में 12 मार्च सुबह 7 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक
कोरोना वैक्सीन की 2,61,00,000 डोज लगाई जा चुकी है। इसमें पहली डोज लगवाने वालों की तादाद 2,14,00,000 से ज्यादा है, जबकि 47,29,000 से ज्यादा लोगों को दूसरी डोज भी लग चुकी है। इसमें सामान्य कैटेगरी के तहत 60,61,000 से ज्यादा 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोग हैं जिन्हें पहली डोज लगी है, जबकि सामान्य कैटेगरी के तहत 45 साल से ज्यादा उम्र के वे लोग हैं जिन्हें कोई बीमारी है। उनमें 10,30,000 से ज्यादा लोगों को कोरोना टीकों की पहली डोज लगी है। कोरोना वैक्सीनेशन का यह आंकड़ा भारत में वैक्सीनेशन की तेज रफ्तार को दिखाता है, लेकिन बड़ी आबादी वाले भारत के लिए ये अभी नाकाफी है। उधर कोरोना से ज्यादा प्रभावित अमेरिका ने ऐलान कर दिया है कि 1 मई से वहां सभी वयस्क वैक्सीनेशन करा सकेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 4 जुलाई यानी अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस तक कोरोना से आजादी पाने का प्लान बनाने का दावा किया है। After this long, hard year, that will make this Independence Day something truly special, where we not only mark our independence as a nation, but we begin to mark our independence from this virus and protect our troops. अमेरिका में $1.9 ट्रिलियन के कोरोना रिलीफ आर्थिक पैकेज की घोषणा भी हुई है। फरीदाबाद से अभिषेक आनंद के साथ आज तक ब्यूरो। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को नंदीग्राम में चोट लगने के मामले में कल बंगाल के मुख्य सचिव ने चुनाव आयोग को रिपोर्ट सौंपी थी, लेकिन खबर अब ये आ रही है कि इस रिपोर्ट में कहा गया कि ममता बनर्जी के पैर में चोट कार के दरवाजे की वजह से लगी है। हालांकि रिपोर्ट में इस बात का साफ तौर पर जिक्र नहीं है कि कैसे कार का दरवाजा बंद होने से ममता का बायां पैर उसमें फंस गया। तो गोलमोल रिपोर्ट होने की वजह से मुख्य सचिव की रिपोर्ट से चुनाव आयोग बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। सूत्रों के मुताबिक ममता के घायल होने की वजह फिलहाल साफ न बताने को लेकर चुनाव आयोग ने वापस से मुख्य सचिव से कई और सवाल किए और कहा कि शाम 5 बजे तक दोबारा से रिपोर्ट तलब हो। सीधा चलेंगे, संजय शर्मा मेरे से इस वक्त जुड़ चुके हैं। संजय, बहुत सारी चीजें और बहुत सारा ऐसे लूपहोल्स इस रिपोर्ट में जिसको लेकर अब विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। जी हाँ, बिल्कुल। चुनाव आयोग ने साफ कहा है कि जो कार्य तो बताए गए हैं कि हुआ क्या है, लेकिन कारण स्पष्ट बताया नहीं गया है। रिपोर्ट तलब करने का मतलब है कि चुनाव आयोग इस निर्णय तक पहुंचे कि आखिर वजह क्या थी, क्या कोई हमला था या फिर कोई हादसा था। ऐसे में मुख्य सचिव की रिपोर्ट इसे स्पष्ट नहीं कर पा रही है। जो चश्मदीदों के गवाहों के बयान उसमें दर्ज किए गए हैं, उनका हवाला दिया गया है, वो किसी न किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, लिहाजा उससे भी पता नहीं चल रहा, लोग अपनी अपनी पार्टी लाइन पर बोल रहे हैं। तो ऐसे में चुनाव आयोग ने कहा है कि एक तो तथ्य, कारण, कार्य और चश्मदीदों के विस्तृत बयान दिए जाएं, ताकि उसमें ये पता चले, ऐसे निष्पक्ष चश्मदीदों के जिनका किसी पार्टी पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं है, ताकि आयोग किसी नतीजे पर तो पहुंचे। ये तो जाने के आखिर क्या है। लेकिन इसी बीच 2 ऑब्जर्वर हैं, उनको भी आज शाम तक रिपोर्ट दे दी है, क्योंकि वो इस मामले में दौरा करने के बाद अब उनको रिपोर्ट लिखने के लिए भी टाइम चाहिए, उन्हें किसी और कार्य में भी जाना था, लिहाजा उन सारी चीजों की रिपोर्ट आज शाम 5 बजे तक आ जाएगी। और मुख्य सचिव की रिपोर्ट जो बिल्कुल गोलमोल है, उसमें भी शाम 5 बजे तक स्पष्टता आने के आसार नजर आ रहे हैं। बहुत सारे सवाल हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद ये बात कह चुकी हैं कि उन पर हमला था। मेरे साथ अनुपम भी मेरे सहयोगी मौजूद है, हम उनसे भी समझेंगे कि आखिर इसके बाद अब बंगाल की सियासत किस करवट बैठ रही है। लेकिन उसके बाद बड़ी बात यहां पर यह है कि अब सीधे सीधे चुनाव आयोग ने कह दिया है। लेकिन आपको यह बता दें कि कल शाम ममता बनर्जी फिलहाल डिस्चार्ज हो चुकी है, दीदी को अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है। हालांकि डॉक्टर्स बार बार ये बात का जिक्र कर रहे थे कि आप अस्पताल में रहिए क्योंकि आराम की बहुत जरूरत है। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद ममता दीदी वापस घर लौट आई है, व्हील चेयर के जरिए वो घर की तरफ रवाना हुई। रास्ते में जो भी उनके कार्यकर्ता थे उनको हाथ हिलाकर अभिवादन भी किया। बार बार निवेदन डॉक्टर्स कर रहे थे कि फिलहाल डिस्चार्ज नहीं किया जा सकता, लेकिन ममता दीदी ने कहा कि वो पूरी एहतियात बरतेंगी। डॉक्टर्स ने सीधे तौर पर उनको ये भी कहा कि 1 हफ्ते बाद आपको दोबारा आना पड़ेगा अस्पताल चेकअप के लिए, जिस बारे में ममता बनर्जी ने भी हामी भरी और उन्होंने कहा कि पूरी हिदायत बरतेंगी। हो सकता है कि अब आगे का जो चुनाव प्रचार है वो व्हील चेयर पर ही ममता बनर्जी करे। लेकिन देखिए, कल चुनाव प्रचार कर सकती ममता बनर्जी और कल ही पार्टी का मैनिफेस्टो भी जारी हो सकता है। सीधा चलेंगे, हमारे साथ इस वक्त अनुपम मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं कोलकाता से। अनुपम, अब आपसे जानना चाहेंगे दीदी का चुनाव प्रचार आगे कैसे होगा? क्या व्हील चेयर पर नजर आएंगी ममता दीदी? क्योंकि इसी को लेकर चोट लगी, कैसे लगी, जहां एक तरफ चुनाव आयोग रिपोर्ट तलब कर रहा है, वहीं सियासत अलग से गरमाई है वहां पर।
जी नवजोत, बिल्कुल जैसा कि ममता ने खुद कहा है कि वो व्हील चेयर पर प्रचार करेंगी अगर जरूरत पड़ी तो, और जहां तक उनकी सेहत की का हवाला है कि अभी तक वो व्हील चेयर के अलावा खुद पांव पे खड़ी होकर शायद ही चुनाव प्रचार कर पाए। ऐसे में जो सबसे बड़ी बात है कि 14 तारीख को नंदीग्राम दिवस है। नंदीग्राम दिवस यानी वो दिन जब 2007 में गोलीबारी हुई थी, नंदीग्राम में बहुत लोगों की मौत हुई थी। ये एक इमोशनल दिन है नंदीग्राम के लिए। ममता बनर्जी नंदीग्राम से कैंडिडेट हैं, शुभेंदु अधिकारी भी नंदीग्राम दिवस पर कुछ न कुछ करेंगे, लेकिन अगर मैनिफेस्टो जारी करती है ममता बनर्जी नंदीग्राम दिवस पे तो वो एक सहानुभूति बटोरने की भी एक कोशिश होगी। तो जहां तक उम्मीद है सबसे पहले वो व्हील चेयर पर बैठकर मैनिफेस्टो रिलीज करेंगी 14 तारीख को। इसके बाद ही वो कहीं चुनाव प्रचार के लिए निकलेंगी। उनकी पुरुलिया जाने की बात थी, बांकुड़ा जाने की बात थी, लेकिन बिल्कुल अभी नहीं लगता कि 1-2 दिन वो कुछ हो पाएगा। लेकिन बहुत ज्यादा समय ममता बनर्जी के पास नहीं है। शर्मा बिल्कुल, और अनुपम मैं लौटूंगी आपके पास। दोनों लोग हमारे साथ लगातार जुड़े हैं, लेकिन अब बात जरा चीन की घेराबंदी की भी कर लेते हैं, क्योंकि क्वाड देशों के पहले वर्चुअल सम्मेलन में पहली बार 4 सदस्य देशों के नेता शामिल हुए। चीन को संदेश दिया कि चीन के खिलाफ क्वाड का मोर्चा पहले से कहीं ज्यादा संगठित है। It is good to be among the friends. We are united. Our commitment, free, open and inclusive Indo-Pacific. We will work together closer than ever before. A secure, stable and prosperous Indo-Pacific. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये एक शब्द चीन को मिसाइल हमले की तरह लगे होंगे, जिसने ड्रैगन के विस्तारवाद के जनक शी जिनपिंग को भी झकझोर दिया होगा। पूर्वी लद्दाख में भारत को आंख दिखाने की जुर्रत चीन को इतनी भारी पड़ेगी, उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। एलएसी पर हिंदुस्तान के जोरदार पलटवार की तरह भारत ने चीन की मजबूत घेराबंदी का पूरा इंतजाम कर लिया है। इसी सिलसिले में क्वाड की पहली बैठक हुई। क्वाड यानी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जिसके 4 सदस्य हैं, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, जिसका मकसद चीन के विस्तारवाद पर लगाम लगाना है। क्वाड की स्थापना साल 2007 में हुई, लेकिन 2017 में इसे फिर से पुनर्गठित किया गया और आज पहली बार चारों देशों के प्रमुखों ने वर्चुअल मुलाकात की। At the meeting, the 4 countries emphasized their commitment to the principles that unite us and underpin all our national experiences, our shared belief in democracy. The 4 leaders did talk about an in-person meeting. There was agreement that there would be a Quad in-person meeting sometime later this year. For this initiative. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बैठक में सिर्फ 2 मिनट का शुरुआती बयान दिया, लेकिन कम शब्दों में उन्होंने चीन को साफ साफ बता दिया कि अब उसकी दादागिरी नहीं चलेगी। It is good to be among the friends. We are united by our democratic values and our commitment to a free, open and inclusive Indo-Pacific. प्रधानमंत्री ने एक शब्द सोच समझकर चुने, क्योंकि पीएम मोदी ने जिन देशों को दोस्त कहकर बुलाया, उनका चीन से झगड़ा जगजाहिर है। चीन भारत के साथ सीमा विवाद में उलझा है, तो अमेरिका के साथ उसकी ट्रेड वॉर चल रही है। द्वीपों को लेकर उसका जापान से झगड़ा है, तो ऑस्ट्रेलिया के साथ कूटनीतिक लड़ाई है। ऐसे 3 देशों के साथ भारत कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ने जा रहा है, जिसका ऐलान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। We will work together closer than ever before for advancing our shared values and promoting a secure, stable and prosperous Indo-Pacific. दक्षिण चीन सागर से लेकर हिंद महासागर तक चीन अपनी ताकत के बल पर अतिक्रमण कर रहा है। इस वजह से चीन के खिलाफ दुनिया भर में जबरदस्त गुस्सा है, लेकिन उसके छोटे और कमजोर पड़ोसी डर की वजह से खुद को बेबस महसूस कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से भारत ने पूर्वी लद्दाख में चीन को पीछे धकेला, उसने क्वाड के जरिए चीन को उसकी जगह दिखाने के मकसद को नई जान दे दी। Today's summit meeting shows that Quad has come of age. It will now remain an important pillar of stability in the region. क्वाड के 8 मिनट के ओपनिंग सेशन में जिस तरह से चारों देशों के नेताओं में गर्मजोशी देखने को मिली, उसे देखकर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जरूर परेशान हुए होंगे। और बहुत प्रश्न उठाए जा रहे थे जो जब वो
उनका चुनाव हो गया था, जो उनका रवैया कैसा रहेगा चीन के विरुद्ध, क्वाड के मामले में कैसा रवैया रहेगा, इंडो पैसिफिक के मामले में कैसा रवैया रहेगा। और अब ये जो उन्होंने 2 महीने के अंदर ही जो समिट किया है, शिखर सम्मेलन किया है, इससे बिल्कुल यही मालूम चलता है जो अमेरिका क्वाड और इंडो पैसिफिक को पूरी तरीके से सपोर्ट करता है। तो इसीलिए इसका जो महत्व है एकदम इतना ऐतिहासिक हो जाता है, जो ये चारों देश मिलकर चीन के विरुद्ध, उसके विरुद्ध पुशबैक कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्वाड क्या चीन की दादागिरी को पूरी तरह खत्म कर सकता है, और चीन के साथ सीमा विवाद सुलझाने में क्वाड किस तरह से मददगार साबित होगा। भारत के लिए क्वाड क्यों जरूरी है, इस बारे में समझने के लिए आपको चीन की प्रतिक्रिया को सुनना होगा, जिसमें उसका खौफ साफ नजर आता है। क्वाड नेताओं के पहले सम्मेलन के बारे में पूछे जाने पर चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने कहा, हमें उम्मीद है कि संबंधित देश इस बात को ध्यान में रखेंगे कि क्षेत्रीय देशों के समान हितों में खुलेपन, समावेशीकरण और लाभकारी सहयोग के सिद्धांतों को बरकरार रखा जाए और ऐसी चीजों की जाए जो विरोधाभासी होने के बजाय क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए हितकारी हो। क्वाड को लेकर चीन के परेशान होने की वजह भी है, क्योंकि चारों देश पहले कभी इतने करीब नहीं आए। नेताओं से पहले भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान की सेनाएं समंदर में चीन को रोकने का अभ्यास कर चुकी हैं। लेकिन क्वाड का मकसद सिर्फ चीन की सैन्य ताकत को जवाब देना नहीं है, बल्कि चारों महाशक्तियां चीन पर निर्भरता खत्म कर उसे आर्थिक चोट देने की कोशिश कर रही हैं। आज तक ब्यूरो। वैसे चीन भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका के लिए भी सबसे बड़ी चुनौती बन गया, और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप के जाने के बाद जो बाइडेन चीन के खिलाफ कड़ा रुख अपनाए हुए हैं। क्वाड देशों के नेता मिलेंगे, इसकी पहल भी अमेरिका की तरफ से ही की गई थी। Indian of descent Americans are taking over the country. You, my vice president, my speechwriter, Vinay, I tell you what, but thank you. You guys are incredible. अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह बयान 5 मार्च को दिया। And it's amazing. Indian of descent American. जब वो नासा के मंगल अभियान की कामयाबी पर अपने वैज्ञानिकों को बधाई दे रहे थे, तभी जो बाइडेन से भारतीय मूल की अमेरिकी वैज्ञानिक स्वाति मोहन का परिचय करवाया गया, तो जो बाइडेन खुद को ये कहने से रोक न पाए। We have Dr. Mohan here with me. She, of course, you know her from the landing coverage. Hey, Doc, how are you? I'm doing very well, Mr. President. I just want you to know. For taking the time to speak with us. Are you kidding me? What an honor this is. This is an incredible honor. And it's amazing. Indian of descent Americans are taking over the country. You, my vice president, my speechwriter, Vinay, I tell you what, but thank you. You guys are incredible. सिर्फ चीन से मुकाबला करने के लिए ही नहीं, भारत अमेरिका का खोया हुआ सम्मान लौटाने में भी अहम भूमिका निभा रहा है, क्योंकि नासा के इस मिशन से दुनिया में यह संदेश गया कि अमेरिका भले ही कोरोना से लड़ने में विफल रहा हो, लेकिन विज्ञान के मामले में अब भी वो एक महाशक्ति है। Then I later heard from another head of state saying America's changed so much. They used to be so competent to do great things, and here they can't even deal with the coronavirus. Look how badly organized they are. At the moment you all did it, you should take such great pride in what you did. 18 फरवरी को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अब तक का सबसे आधुनिक रोवर मंगल ग्रह पर उतारा। इस ऐतिहासिक मिशन का हिस्सा बनने वालों में भारतीय अमेरिकी डॉक्टर स्वाति मोहन भी शामिल थी, जिन्होंने एप्टीट्यूड कंट्रोल और रोवर के लिए लैंडिंग सिस्टम से जुड़ी गतिविधियों का नेतृत्व किया। अमेरिका जानता है कि अंतरिक्ष की तरह सामरिक और रक्षा क्षेत्र में भी भारत उसके मिशन को कामयाबी दिला सकता है, इसीलिए अमेरिका आगे बढ़कर दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ तनाव के बीच अमेरिका ने भारत को खुफिया जानकारी से लेकर सैनिकों के लिए गर्म कपड़े और आधुनिक उपकरण मुहैया करवाए थे। इस बात का खुलासा पेंटागन के टॉप कमांडर एडमिरल डेविडसन ने किया, जिनका दावा है कि चीन के खतरनाक इरादों ने भारत को क्वाड जैसे संगठन की अहमियत को समझने की नई वजह दी है। आजादी के बाद से भारत गुटनिरपेक्षता का समर्थक रहा है। महाशक्तियों के ग्रुप में शामिल होना भारत की आदत नहीं है, लेकिन चीन की बढ़ती आक्रामकता ने भारत को अलग अलग संगठनों के जरिए ड्रैगन को साधने की रणनीति पर काम करने के लिए मजबूर किया है।
भारत एक तरफ ब्रिक्स में रूस के जरिए चीन को कंट्रोल कर रहा है, तो वहीं क्वाड से चीन के प्रभाव को कम करने में जुटा है। पिछले साल मई में जब लद्दाख सीमा पर बात ज्यादा बिगड़ी तो भारत ने रूस के जरिए चीन को चेताया। वहीं एंटी चाइना समूह का नेतृत्व कर रहे अमेरिका से बैकअप का समझौता किया, जिसके बाद भारत और अमेरिका एक दूसरे के साथ अत्याधुनिक सैन्य तकनीक साजो सामान साझा कर पाएंगे। चीन के लिए चिंता की बात यह है कि अमेरिका में सरकार बदलने के बाद भी उसे लेकर कठोर नीति बरकरार है। ट्रंप की तरह जो बाइडेन भी चीन को हद में रखना चाहते हैं। क्वाड की वर्चुअल बैठक में जो बाइडेन का आना इसका स्पष्ट संकेत है। यकीनन इस बारे में भी बातचीत होगी जो हम सब मिलकर चीन के विरुद्ध कैसे एकजुट होकर काम कर सकते हैं। तो हर एक देश की जो जरूरतें होंगी, जैसे हमारी है इस क्षेत्र में जो हमारे बॉर्डर्स पर ये कॉन्टेस्टेशन हो रहा है, कॉन्फ्रंटेशन हो रहा है, तो और देश कैसे हमारी सहायता कर सकते हैं। तो इसमें कैसे ये देश मिलकर, चारों देश मिलकर ये कर सकते हैं जो नई टेक्नोलॉजीज, इसका जिक्र प्रधानमंत्री जी ने भी अभी किया है अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में, जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में हम अपने कोऑपरेशन सहयोग को और आगे बढ़ाएंगे। क्वाड को लेकर चीन की प्रतिक्रिया उसकी बढ़ती बेचैनी को दिखाती है, लेकिन भारत की चिंता रूस को लेकर है, जो आने वाले सालों में अमेरिका या फिर उसमें से किसी एक को चुनने के लिए कह सकता है। आज तक ब्यूरो। 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में 1900 लोगों के लिए सिर्फ एक अस्पताल या फिर कोई क्लिनिक है, जबकि भारत में प्रति 400 लोगों पर एक धार्मिक स्थल जरूर है। यूपी सरकार ने सड़क किनारे बने ऐसे तमाम छोटे बड़े मंदिरों और धार्मिक स्थलों को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। धर्म किसी का भी हो, किसी ठेस तो पहुंचाना बेकार है। ये न्याय संगत आदेश है, एक बार स्थापित हो गई है उसी तरीके वही रहेगी, वो हटना नहीं चाहिए। वैसे तो कायदा तो यही है। इतनी हलचल अचानक उत्तर प्रदेश में इसलिए हुई है क्योंकि आगरा में सड़क घेर कर बनी मजार हो या चित्रकूट में छोटे छोटे मंदिर की सड़क पर कब्जा करके बनी हुई फौज, चाहे बुलंदशहर में सड़क के बीचों बीच खड़ी दरगाह हो या फिर फिरोजाबाद में रोड को बांटते हुए बना ये मंदिर, ये सारे धार्मिक स्थल जो अवैध रूप से कब्जा करके विकास की जमीन पर बने हैं, इन्हें अब उत्तर प्रदेश में हटाने का बड़ा फैसला सरकार ने लिया है। इसके बारे में पहले संवाददाता शिवेंद्र श्रीवास्तव से जान लीजिए। बेशक यूपी सरकार ने सार्वजनिक सड़कों पर बने मंदिर मस्जिदों को हटाए जाने का फैसला अब किया हो, लेकिन इसकी तैयारी काफी लंबे समय से चल रही थी। इसके लिए बाकायदा अधिकारियों को ताकीद की गई थी कि ऐसी जगहों की जल्द से जल्द पहचान की जाए और अब 14 मार्च तक इसकी एक लिस्ट सरकार को दी जानी है ताकि इनको हटाए जाने का काम शुरू हो सके और उत्तर प्रदेश में सड़कों पर विकास का कार्य किया जा सके। तो हुआ क्या है, इस तस्वीर को देखकर समझिए। जैसे आगरा में सड़क बनी, लेकिन ये मजार देखिए, ये मजार ऐसे सड़क के बीच में है जिसके कारण इन बुजुर्ग के पास यही ऑप्शन रह गया कि या तो बीच सड़क से खतरा लेकर गुजरे या फिर जिस तरह मजार से बचकर जा रहे हैं ठीक किस तरह जाएं। दूसरे एंगल से देखिए कैसे ये मजार बीच सड़क में दाखिल होती है। इस धार्मिक स्थल को धर्म के हिसाब से आस्था की नजर से छोड़कर जनता की सहूलियत और विकास से जोड़कर देखिए, क्या इसे यहाँ पर होना चाहिए? इसीलिए उत्तर प्रदेश की सड़कों, गलियों और फुटपाथों पर अवैध कब्जा करके बने सभी धार्मिक स्थलों को हटाया जाएगा। 1 जनवरी 2011 के बाद जो भी धार्मिक निर्माण सार्वजनिक जगह पर कब्जा करके हुआ, उसे हटाने का निर्देश दिया गया है। उत्तर प्रदेश के गृह विभाग की तरफ से सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को इस आदेश से जुड़ी चिट्ठी भेज दी गई, जिसके बाद आगरा की सड़क पर मौजूद ये मजार हटेगी तो हटना फिरोजाबाद के इस मंदिर को भी होगा जो सड़क के बीच में घेर कर बना है। अगर ये 2011 यानी 10 साल के भीतर तैयार किया गया। चंदौली में दुकानों से आगे और सड़क की जगह पर बने इस मंदिर को देखिए, जहां से लोग पैदल आसानी से जा सकते थे, उन्हें अब गाड़ियों के पास से गुजरना पड़ता है। तो ये मंदिर भी यूपी सरकार के नए निर्देश की निगरानी में आएगा और फिरोजाबाद की ये मजार भी हटाई जाएगी जो बीच में बनकर अब जगह घेरती है। लेकिन सरकार के फैसले पर जनता क्या कहती है, जरा ये सुनते हैं। गलत है ये तो थोड़ा। क्या कहना आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं जो धार्मिक स्थल जो जहाँ पर है वही रहना चाहिए बस। आस्था जुड़ी हुई है हमारे यहाँ के लोगों की, अब ऐसा कार्य होगा तो विरोध होने लगेगा, सारी जनता यहाँ की विरोध कर देगी, सड़क पे आ जाएगी।
यही वो आस्था है जो धीरे से सड़क, गली, फुटपाथ पर अतिक्रमण कर लेती है। जबकि 29 सितंबर 2009 को देश की सर्वोच्च अदालत ने सभी राज्यों को निर्देश देते हुए कहा था, धर्म और भगवान के नाम पर कोई भी अवैध धार्मिक स्थल सड़क, पार्क या दूसरी सार्वजनिक जगह पर नहीं खड़ा किया जा सकता। अप्रैल 2016 में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, सभी को पैदल चलने का अधिकार है। भगवान कभी किसी के पैदल चलने के रास्ते में बाधा खुद नहीं बनना चाहते। ये जनहित का निर्णय है और धर्म भी यही बताते हैं कि जनता के हितों के लिए कोई चीज बाधा नहीं बनना चाहिए और जनहित के लिए अगर कोई निर्णय लाया जा रहा है तो सर्व धर्म के लोगों को उसका स्वागत करना चाहिए और ये एक ऐतिहासिक फैसला है। ऐसा नहीं है कि सब विरोधी कर रहे हैं, कुछ लोग सरकार के समर्थन में भी खड़े हैं। मजहब इस्लाम ये कहता है कि किसी भी नाजायज जगह पर, किसी भी कोई झगड़े की जगह पर या नाजायज जगहों पर धार्मिक स्थल बनाना दुरुस्त नहीं है। जो सड़क के किनारे जो हुए निर्माण हुए, चाहे वो मंदिर के रूप में हो या मस्जिद हो या कोई भी धार्मिक स्थल हो, उनको हटाने का जो निर्णय शासन का है वो स्वागत योग्य है। ऐसे फैसलों का स्वागत ही होना चाहिए, इसे धर्म या राजनीति के चश्मे से ना देखें। दिल्ली में राम किंकर सिंह के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक।